नमस्ते दोस्तों, मैं अक्सर ही अपने अतीत के जीवन को याद करता हूँ और अपनी युवावस्था के अनुभवों से मिले सबक मुझे उन अच्छे बुरे दिनों की याद दिलाते हैं जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण किया। काश मैं किसी टाइम मशीन में बैठकर 20 साल पीछे जा सकता और जवानी में कदम रखते अपने प्रतिरूप को कुछ सलाह और चेतावनियां दे पाता। लेकिन आज मैं अपने जीवन से खुश हूँ और यह मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी दूसरे नौजवानों की तरह नौकरी खोजने की जद्दोजहद की। मुझे कई तरह के काम करने के मौके मिले। मैं जिस तरह का व्यक्ति था उसे देखते हुए कई काम चुनौतियों से भरे थे। मैं अकादमिक टाइप का लड़का था जो पढ़ने पढ़ाने में रुचि लेता था, लेकिन मैंने छोटे कस्बों और दूसरे शहर में रहकर मार्केटिंग की, प्रेस में काम किया, घर घर जाकर ट्यूशन दी, कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ाया और भी बहुत कुछ मैंने करके देखा। इन 20 वर्षों में दुनिया और मैं खुद बहुत बदल चुका हूँ। अब मैं पब्लिक सेक्टर में फुल टाइम काम करता हूँ और जब मैं छोटे बच्चों अपने कैरियर के बारे में गंभीरता से सोचते देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि किशोरवय युवक युवतियाँ अपने कैरियर के विकल्पों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। वे अपने माता पिता की इच्छाओं को ही नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी मेहनत करने के लिए तैयार और दृढ़ निश्चयी हैं। मैं कैरियर से संबंधित सलाह मांगने वाले हर नवयुवक से कहना चाहता हूं कि वह जिंदगी से मुझे मिले इन सबक से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। स्थायी नौकरी में आने से पहले लगभग 10 साल के दौरान मेरी जिंदगी ने मुझे जो कुछ भी सिखाया वह हर उस व्यक्ति के काम आ सकता है जो सफलता, समृद्धि, संतुष्टि और परफेक्शन की कामना करता है। ये हैं वे सबक। जिंदगी कभी भी तय प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इसे जिंदगी की खूबसूरती कह लें या विसंगति, जिंदगी अपने यूनिवर्सल पैटर्न पर चलती है। वह हमारी परवाह नहीं करती। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में चीजें हमारे मुताबिक हो, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। ऐसे में अनासक्ति के नियम के अनुसार चलने वालों को निराशा नहीं होती। यह नियम कहता है कि व्यक्ति को उस दिशा में जाना चाहिए जहां जीवन ले जा रहा हो और अपना कर्म करते रहना चाहिए। वह काम करते रहना चाहिए जो सही है। कर्म करते रहना चाहिए और यह उम्मीद करनी चाहिए कि उनका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन यदि परिणाम हमारे प्रतिकूल हो तो हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सहजता, सरलता होनी चाहिए। बचपन में मेरी पसंद की चीजें जैसे खिलौने और कॉमिक्स वगैरह मुझे खुशियां मिलने का जरिया थीं। जो कुछ भी मुझे खुश कर सकता था वह कोई न कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट था, कोई चीज थी। स्कूल छोड़ने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे सबसे अधिक खुशी अपने दोस्तों के साथ घूमने और शानदार व्यक्तियों से मिलने पर होती थी। मैं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे इस बात से भी बहुत खुशी मिलती थी कि मैं किसी के काम आ सकता था। रोज ऑफिस आते जाते मैं अपने देश के गरीब लोगों को देखता हूँ तो वे मुझे खुश दिखते हैं। उनकी जिंदगी में बहुत कमियां हैं, लेकिन वे संतुष्ट दिखते हैं। हमारे भीतर नई नई चीजों को खरीदने और आजमाने की जो इच्छा होती है वह हमारी मानसिक ऊर्जा को इस्तेमाल करती रहती है। यदि हम हर समय भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं सोचें तो यह ऊर्जा क्रिएटिव काम में लग सकती है। यह हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। नवयुवकों के सामने आज बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। उनके आसपास ऐसा बहुत कुछ है जो उनके ध्यान को हमेशा भटकाता रहता है, उन्हें इंगेज रखता है। यदि वे जीवन में बहुत उन्नति करने के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें सहजता और सरलता को अपनाना चाहिए। ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ना जरूरी है। मैं यह मानता हूँ कि एक यूनिवर्सल एनर्जी होती है जो हमें हमेशा उपलब्ध है, लेकिन हम अपने भटकाव के कारण उसका चैनल ब्लॉक कर देते हैं। यह ऊर्जा हमें तब मिलने लगती है जब हम खुद को सहजता के साथ प्रकृति के हाथों में सौंप देते हैं।
प्रकृति के हाथों में खुद को सौंपने का अर्थ यह है कि हम परिस्थितियों और जीवन से लड़े नहीं बल्कि उनके प्रवाह को पहचान लें। जब हम प्रकृति का विरोध करना बंद कर देते हैं तो यह हमें भावी जीवन की दिशा के बारे में गहराई से गाइड करने लगती है। आप इसे चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें या ईश्वर की इच्छा, प्रकृति के नियम जैसे कार्यकारण, समय, अनासक्ति और कर्म हमें सही पथ से विचलित होने नहीं देते। इनका पालन करते हुए धैर्यपूर्वक परिश्रम करने वालों को वह सब मिलता है जो वे पाना चाहते हैं। यह दुनिया हमारा ही अक्स है, हमारा प्रतिबिंब। हम जैसे होंगे हमें दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। और हम कौन? हम दुनिया के लोग। हमसे ही तो यह दुनिया बनी है। यदि दुनिया बदलनी है तो हमें बदलना पड़ेगा। वो गायत्री परिवार का नारा है ना, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज से 50 साल पहले की दुनिया इतनी जटिल नहीं थी। अपराध पहले भी होते थे, लेकिन लोग एक दूसरे पर यकीन करते थे। वे एक दूसरे की परवाह करते थे। 100 साल पहले की दुनिया उससे भी बेहतर थी। आप अपने ही दादा परदादा का जमाना याद करें, जब कोई वक्त बेवक्त घर आए मेहमान को खाना खिलाए बिना नहीं जाने देता था। आजकल तो कोई घर आए तो लोग भीतर ही भीतर कुड़ते रहते हैं, बाहर भले ही दिखावटी हेलो हाय करते रहें। अब वैसी दुनिया तो लौट कर आ नहीं सकती, कभी आएगी भी नहीं। यह दुनिया उसके लिए तैयार ही नहीं है। इस गजब की आपाधापी में वही बहुत है कि एक घर के 4 लोग साथ बैठ खाना खा लें, लेकिन लोग थोड़ा कम स्वार्थी बने, दूसरों की परवाह करें, वगैरह वगैरह। तो शायद दुनिया में कुछ शांति लाई जा सकती है। इस बारे में मुझे एक पुरानी सूफी कहानी याद आती है। उसका संबंध दुनिया में शांति लाने से था। तो हुआ यह कि एक सूफी गुरु इब्न हुसैन से उनके एक शिष्य ने पूछा, दुनिया में शांति और पवित्रता कैसे आएगी? हुसैन ने कहा, दमिश्क में अबू मूसा अल-कुमासी नामक एक शेख रहता था। उसके इल्म और अच्छाई की सब मिसाल देते थे, लेकिन हकीकत में किसी को यह पता नहीं था कि वह वाकई भला आदमी है भी या नहीं। एक रोज किसी वजह से शेख का घर ढह गया और शेख और उसकी बीवी मलबे में दब गए। घबराए हुए पड़ोसियों ने मलबे में उनकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने शेख की बीवी को खोज लिया। बीवी ने पड़ोसियों को देखते ही कहा, मेरी फिक्र मत करो और पहले मेरे शौहर को बचाओ। वे उस कोने में बैठे हुए थे। पड़ोसियों ने बीवी की बताई जगह पर से मलबा हटाया और उन्हें लकड़ी की एक शहतीर के नीचे दबा शेख दिख गया। उन्हें देखते ही शेख ने चिल्लाकर कहा, मैं ठीक हूँ, पहले मेरी बीवी को बचाओ, बेचारी उस कोने में कहीं दबी होगी। गुरु ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करेगा जैसा इन पति पत्नी ने किया, तो वह दुनिया में शांति और पवित्रता में इजाफा ही करेगा। बुरी घटनाएं भी अच्छे अवसर उपलब्ध कराती हैं। जब हम किसी मुसीबत में गले तक फंस जाते हैं तो उससे छूट पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में जीवन का वह दौर घोर निराशा और तनाव से भर जाता है। मैं भी जीवन में ऐसे अनेक दौर से गुजर चुका हूँ, लेकिन हर समस्या का समाधान एक न एक दिन जरूर होता है। हर रात के बाद सूरज निकलता है। हम जीवन में हर कठिनाई का सामना करते हैं और उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। जीवन में नई चेतना जगाने के लिए यह जरूरी है कि कैरियर के शुरुआती दौर में ही हमें उतार चढ़ाव का सामना करने के मौके मिल जाएं, ताकि भावी जीवन में हम उनसे घबराएं नहीं। यदि मेरे जीवन में निराशा के पल नहीं आते तो शायद मैं पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाता। हम सबके जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ खोकर नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे दुख है कि कुछ नवयुवक इनका सामना नहीं कर पाते और जिंदगी से हार मान लेते हैं।
काश मैं उन्हें यह समझा पाता कि कोई भी त्रासदी या यातना जीवन से बड़ी नहीं होती और सब कुछ खत्म हो जाने पर भी भविष्य बचा रह जाता है। अपनी नियति का निर्माता मैं ही हूँ। मैंने अपने संघर्ष से भरे जीवन के दौर में अपनी परिस्थितियों और समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। मुझे खेद है कि मेरे माता पिता को मेरी कटु उक्तियों का भरपूर सामना करना पड़ा। वे मेरे लिए सबसे आसान शिकार थे। मेरे साथ होने वाली हर बुरी बात के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार ठहरा देता था। इसी तरह मैं किसी भी तरह की मानसिक और भावनात्मक चोट खाने पर दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था। बहुत बाद में अंतःप्रेरणा जागने पर मैं यह महसूस कर पाया कि मुझे होने वाली किसी भी प्रकार की अनुभूतियों के लिए मैं ही उत्तरदायी था। यह मेरे ही वश में था कि मैं किन बातों पर कैसी प्रतिक्रिया देता। आज मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अपने जीवन, अनुभूतियों और विचारों का स्वामी हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति मेरी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि मैं बुरा फील नहीं करना चाहूँ तो दूसरा व्यक्ति मुझे बुरा फील नहीं करा सकता। दूसरे लोग मेरे मनमस्तिष्क पर अपनी निगेटिविटी नहीं थोप सकते। मैं किसी भी बात के लिए प्रतिक्रिया दूसरों की अपेक्षा अनुसार नहीं देता। मैं हमेशा अपने ही नियंत्रण में रहता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब हम युवावस्था में कदम रखते हैं तो चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। यह मनोविज्ञान का बहुत रोचक नियम है कि हम उन लोगों को सबसे अधिक इम्प्रेस करना चाहते हैं जिन्हें हम खुद पसंद नहीं करते और जो हमें पसंद नहीं करते। इस नियम का वास्तविक अनुभव मुझे बहुत देर से हुआ और मैंने पाया कि मेरा बहुत सारा समय दूसरों के बारे में सोचने में व्यर्थ हो गया था। यह मुझ पर ही निर्भर करता है कि मैं दूसरों की चिंता किए बिना अपनी उस छवि का निर्माण करूं जिसमें मेरे चरित्र की सभी विशेषताएं स्पष्ट हों। लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि मैं किसी भी रूप में स्पेशल नहीं हूं। हम हमेशा ही यह सोचते रहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में सोचते होंगे, लेकिन यह भी तो सच है कि वे लोग भी हमारे बारे में यही सोचते होंगे। आज के स्मार्टफोन क्रेजी दौर में सभी अपनी अपनी स्क्रीन में डूबे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ सेकंड से अधिक देर तक नहीं सोचता। दुनिया यथास्थिति से समझौता करने वालों से भरी हुई है, लेकिन वही लोग दुनिया को बदल पाते हैं जो दूसरों की परवाह नहीं करते। यदि आप दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो दूसरी श्रेणी का व्यक्ति बनिए। अपना जीवन उस तरह बिताइए जैसा आप चाहते हैं, उतना ही निर्भय बनिए जितना आप बचपन में थे और हमेशा सच के साथ खड़े होइए। कथनी से अधिक करनी बोलती है। किशोरवय को पार करके युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने पर भी मैं छोटे बालक जितना सीधा सादा व्यक्ति था। मैं लोगों पर भरोसा करता था। जब मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि वे हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं उन पर यकीन करता था। कभी किसी ने मुझ पर प्यार जताया तो मैं यह मान बैठा कि वे वाकई मुझसे प्रेम करते थे। मेरे कामकाज की सराहना करने वालों को मैं अपना हितैषी मानता था, लेकिन उन्होंने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने के प्रयास किए। लंबे समय तक ठोकरें, चोट और धोखे खाने के बाद मुझे इस कीमती बात का ज्ञान हुआ कि अधिकांश लोग बाहर से कुछ होते हैं और भीतर से कुछ और। वे आपके सामने भले बने रहते हैं और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। बचपन से ही मैं लोगों के व्यवहार से उनके चरित्र का आकलन करता था, लेकिन उनसे मिले अनेक कटु अनुभवों ने मुझे इस सीमा तक कठोर बना दिया कि मैं लोगों से सिर्फ काम का मेलजोल रखने लगा। अब मैं संबंधों को प्रोफेशन रखने पर यकीन करता हूँ। मैं किसी से भी इस गहराई से नहीं जुड़ता कि उनसे अलग होने का मुझे अफसोस हो। ठोकरों और ठुकराव ने मुझे सिखाया है कि लोगों में निहित अच्छाई और बुराई उनका जन्मजात स्वभाव है जिसे वे बदल नहीं सकते। हमें ही उनसे डील करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
बीत रहा यह क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आने वाले कल की बेसब्री से राहत तकता था, क्योंकि वही मुझे अपने वर्तमान से बाहर निकाल सकता था। जब परिस्थितियां मेरे काबू से बाहर हो जाती थीं, तब मैं सारे प्रयास छोड़कर यह उम्मीद करने लगता था कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कभी हमें कोई बुरा अनुभव होता है, तो हम उस अनुभव से नहीं बल्कि उससे मिलने वाली पीड़ा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन आप पीड़ा की परवाह करना तब बंद कर देते हैं जब आप यह जान लेते हैं कि दुख अवश्यंभावी है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। यह जान लेने पर आप वर्तमान क्षण में जीना सीख लेते हैं। इसके अलावा और भी कई उपाय हैं जो हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वे हैं मिनिमलिस्टिक जीवन। वास्तविकता में घट रही घटनाओं को साक्षी भाव से देखने से हमारे मानस और काया को शांति मिलती है। भले ही यह श्रमसाध्य और अप्रीतिकर हो, यह हमें उस दशा में ले जाता है जिसमें द्वैत नहीं होता। आप इसे आनंद भी कह सकते हैं, पर इसमें कोई हिलोर नहीं है। यह संभवतः मथते हुए सागर की तलहटी है, जहां सब कुछ एक सम है, जिसका अपना आनंद है। यह सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, पर किसी घोर वेदना से गुजरने वाले व्यक्ति के भीतर भी ऐसी ही भावना उपज सकती है, क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं होते। आपने भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो बड़े से बड़े दर्द को भी अपार शांति से झेल गया होगा। यदि आप उसे निर्मोही कहेंगे, तो मैं उसे अनासक्त कहूँगा। उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए ये दो भिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसमें आप किसी एक में अधिक सकारात्मकता देख सकते हैं। सभी धार्मिक दार्शनिक मान्यताओं में मैंने बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन किया है और उससे अधिक सामय रखता हूँ। बौद्ध मत में यह विचार बहुत प्रबल है कि प्रसन्नता और सुख की कामना अंततः दुख की उत्पत्ति का कारण बनती है। आप इसे कर्म सिद्धांत और अन्य संबंधित प्रत्ययों से जोड़कर भी देख सकते हैं। इस विषय पर गंभीर मतभेद हो सकते हैं, पर मुझे अब यही लगने लगा है कि सुखी या प्रसन्न रहने की चाह हमें ऐसे संघर्ष तक ले जाती है जिसकी परिणति निराशा और पश्चाताप में होती है। जीवन अनुभवों की सतत धारा है। आप इसमें बहकर डूब भी सकते हैं और इसके विपरीत तैरने की जद्दोजहद में स्वयं को नष्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपका मिटना तय है। यदि आप इसे केवल बहते हुए देखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तब आप स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे और अंतःप्रज्ञ बनेंगे। उस दशा में आपके भीतर मौलिक बोध उपजेगा और आप सभी वस्तुओं को खंड खंड उनके परिदृश्य में देख पाएंगे। आवश्यकता सिर्फ दर्शक बनने की है, न तो नाटक का निर्देशन करना है और न ही उसमें कूद पड़ना है। आप जागृत अवस्था में जो कुछ भी करेंगे वही आपका ध्यान बन जाएगा। आप कितनी ही पुस्तकें पढ़ लें,